नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चीन के खिलाफ भारत ने लिया बड़ा एक्शन। पबजी समेत 118 मोबाइल ऐप को कर दिया है बैन, जिसके बाद बड़ा झटका चीन को एक बार फिर से मोदी सरकार ने दे दिया है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चीन के खिलाफ भारत ने की बड़ी लामबंदी। भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के विदेश और रक्षा मंत्रियों की एक साथ होगी बैठक, जिसके बाद चीन के खिलाफ बड़ा फैसला ये सरकारें ले सकती हैं। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भारतीय सेना ने पैंगोंग झील के तटीय इलाकों में मजबूत की अपनी पोजीशन। चीन को भारी पड़ गया यहां पर घुसपैठ। इसी के साथ दोस्तों हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी पीएम मोदी का हर फैसले में उनके साथ हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों रुक करते तमाम बड़ी खबरों की तरफ। चीन के खिलाफ भारत का बड़ा एक्शन, पबजी समेत 118 मोबाइल ऐप पर बैन। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने पबजी समेत 118 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने धारा 69A के तहत इन मोबाइल ऐप्स पर बैन लगाने का फैसला किया है। मंत्रालय ने कई शिकायतें मिलने के बाद बैन लगाने का यह फैसला लिया है। सरकार की तरफ से बुधवार शाम जारी बयान में कहा गया है कि ये ऐप राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा थे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि ये मोबाइल ऐप भारत की संप्रभुता, अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा थे। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी कई शिकायतें मिली थी जिसमें कहा गया था कि एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म पर ऐसे कई मोबाइल ऐप हैं जो यूजर्स की सूचनाएं चुराते हैं। मंत्रालय ने कहा कि ये ऐप्स अनधिकृत तरीके से यूजर्स की सूचना और डेटा चोरी कर भारत के बाहर भेज रहे हैं। ये ऐप यूजर्स के डेटा को चोरी कर रहे हैं और उसे भारत से बाहर स्थित अपने सर्वर तक गैर कानूनी तरीके से पहुंचा रहे हैं। इन डेटा की चोरी भारत की अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा के लिए खतरा है। सरकार ने कहा कि डेटा की चोरी चिंता का विषय है और इसके लिए आपातकालीन कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। बता दें कि भारत सरकार ने इससे पहले टिकटॉक सहित चीन के कई ऐप पर प्रतिबंध लगाए थे। जून के अंतिम में भारत ने टिकटॉक, हेलो समेत चीन के 59 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाए थे। इसके बाद में जुलाई के आखिर में 47 और चीनी ऐप पर पाबंदी लगाई गई थी। इस बार केंद्र सरकार ने पबजी के अलावा लिविक, वीचैट वर्क और वीचैट रीडिंग, ऐप लॉक, कैरम फ्रेंड्स जैसे मोबाइल ऐप पर पाबंदी लगाई है। लद्दाख में चीन के साथ फिर से तनाव बढ़ने के बीच भारत के इस कदम को सख्त माना जा रहा है। करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन के खिलाफ लामबंदी, भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया के विदेश और रक्षा मंत्रियों की होगी बैठक। जी हां दोस्तों, चीन एक तरफ जहां लगातार लद्दाख से लेकर दक्षिण चीन सागर तक उकसावे पूर्ण कार्रवाई कर पड़ोसियों को परेशान कर रहा है, तो वहीं एक तरफ उसको सबक सिखाने के लिए लामबंदी भी हो रही है। भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के बीच विदेश और रक्षा मंत्रियों की 2 वर्चुअल बैठक होने जा रही है, ताकि क्षेत्रीय सहयोग और हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा बढ़ाई जा सके। पूरे मामले के वाकिफ सूत्र ने बताया कि सहयोगी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स को इस बात की जानकारी दी। यह बैठक ऐसे वक्त पर होने जा रही है जब पूरे क्षेत्र में चीन का आक्रामक रवैया बढ़ता जा रहा है। सूत्रों ने बताया कि इन बैठकों के लिए पिछले कुछ समय से काम चल रहा है। इस महीने के आखिर में विदेश मंत्री एस जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया के उनके समकक्षीय मारिस पायने और इंडोनेशिया के रेटनो मुर्सुदी के बीच बैठक होने की उम्मीद है। उसके बाद तीनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच यह वर्चुअल मीटिंग होगी। सूत्र ने बताया तीनों देशों के बीच तेजी से बढ़ता हुए त्रिपक्षीय संबंध है, जिसमें अगले कुछ महीनों में रक्षा और विदेश मंत्रियों की बैठक होगी। यह अगले कुछ महीनों में मिलने वाले रक्षा और विदेश मंत्रियों के साथ तेजी से आगे बढ़ने वाला त्रिपक्षीय है। खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्रों में तीनों देशों की साझा हित है। विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन जैसे क्षेत्रीय संस्थानों को मजबूत करने के लिए सहयोगात्मक रूप से काम करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जिसमें आसियान देशों और उनके संवाद भागीदार और 22 सदस्यीय हिंद महासागर रिम एसोसिएशन शामिल हैं। रक्षा मंत्रियों की बैठक के दौरान समुद्री सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस पर काम कर रहे अधिकारियों ने तीनों देशों के एक साथ आने को यूनिलैटरल करार दिया है। सूत्र ने इस बैठक के बारे में बताया कि एक तरफ जहां दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत और एशिया का पुराना लोकतंत्र ऑस्ट्रेलिया है, तो वहीं सबसे बड़ा मुस्लिम देशों वाला लोकतंत्र इंडोनेशिया है। हम ये मानते हैं कि यह क्षेत्र के महत्वपूर्ण यूनिलैटरल्स में से एक होगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। भारतीय सेना ने पैंगोंग झील के तटीय इलाके में मजबूत की पोजीशन, चीन को भारी पड़ी घुसपैठ। जी हां दोस्तों, भारत चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है। चीनी सेना ने 2 बार भारतीय सीमा में घुसने की नाकाम कोशिश की है, जिसके जवाब में भारतीय सेना अब LAC के पास पैंगोंग झील के तटीय इलाकों पर अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। भारत के इस जवाब से चीनी बौखलाया हुआ है और वह भारतीय सेना को चकमा देने की पूरी कोशिश कर रहा है। सैन्य स्तर पर भी चल रही है बात। बता दें
में दोनों पक्षों में तनाव न बढ़े, इसीलिए एक तरफ दोनों सेनाओं के बीच सैन्य स्तर पर बातचीत चल रही है, वहीं चीन द्वारा पैंगोंग झील के दक्षिणी तटीय इलाके में यथास्थिति बदलने के ताज़ा प्रयास के मद्देनजर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को पूर्वी लद्दाख में स्थिति की व्यापक समीक्षा की। राजनाथ सिंह ने भी सीडीएस बिपिन रावत और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बैठक की ताकि चीन की हर गुस्ताखी का माकूल जवाब दिया जा सके। आधिकारिक सूत्रों ने कहा, लगभग 2 घंटे चली बैठक में यह निर्णय लिया गया कि भारतीय सेना वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ सभी संवेदनशील क्षेत्रों में अपना आक्रामक रुख जारी रखेगी ताकि चीन के किसी भी दुस्साहस से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने अतिरिक्त सैनिक के साथ ही टैंकों की तैनाती करके पैंगोंग त्सो के दक्षिणी तटीय क्षेत्र के आसपास अपनी उपस्थिति को और मजबूत किया है। एक सूत्र ने कहा, भारतीय सेना अब पैंगोंग त्सो के दक्षिण तट के पास की सभी रणनीतिक पर्वत ऊंचाइयों पर हावी है। उन्होंने बताया कि बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत, सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे, वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया सहित अन्य शामिल थे। थल सेना प्रमुख नरवणे ने बैठक में मौजूदा स्थिति, सेना की परिचालन तैयारियों और सर्दियों के महीनों में कृमियों एवं हथियारों की मौजूदा स्थिति बनाए रखने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी। बता दें कि यह घुसपैठ की कोशिश उन इलाकों में की गई है जिन पर चीन अपना दावा करता है। चीन ने 29-30 अगस्त की रात को भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश की थी, जिसे भारत ने नाकाम कर दिया। इसके अलावा भारतीय सेना ने वहां से आगे बढ़ते हुए उस इलाके पर कब्जा भी कर लिया है जहां पहले चीन का अस्थायी कब्जा था, जिससे चीन अब बौखला गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लद्दाख में पिटा चीन तो अलापने लगा तिब्बत राग, भारतीय एक्शन के पीछे बताई अमेरिकी साजिश। जी हां दोस्तों, लद्दाख सीमा के पास जारी तनाव के बीच चीन की ओर से लगातार बयानबाजी की जा रही है। बुधवार को चीन विदेश मंत्रालय की ओर से फिर इस मसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें चीन ने आरोप लगाया कि सीमा पर भारत ने ही समझौते को तोड़ा और LAC को पार कर इस ओर आ गया। बता दें कि चीन के इस दावे को भारत पहले ही नकार चुका है। इसके अलावा चीन ने इस विवाद पर तिब्बत और अमेरिका के एंगल को भी सामने रखा। बुधवार को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीनी विदेश मंत्रालय प्रवक्ता हुआ शुनियिंग ने कहा कि शनिवार को जो भी आमने सामने हुआ उसमें किसी भी भारतीय सेना के जवान नहीं हुई है। यहाँ दावा किया गया था कि अमेरिकी मीडिया ने एक भारतीय जवान के मारे जाने की बात कही थी। चीन ने सामने रखा अमेरिका और तिब्बत का कनेक्शन। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सवाल पूछा गया कि क्या भारतीय सेना के जवानों के साथ तिब्बती लोग भी मदद के लिए आए थे, इस पर चीनी प्रवक्ता भड़क गई और कहा कि ये आप भारत के लोगों से ही पूछिए, हमें सिर्फ इतना पता है कि तिब्बती लोगों और CIA के बीच में काफी संबंध रहे हैं। हम भारत समेत ऐसे किसी भी देश का विरोध करते हैं जो तिब्बतियों को अपने यहाँ शरण देते हैं। चीन की ओर से कहा गया कि तिब्बत के मसले पर ध्यान देना होगा, इसमें अमेरिका की ओर से भी काफी रोल है। अब भारत और तिब्बत के सैनिकों के बीच क्या संबंध है, इसके बारे में हम जानने को उत्सुक हैं। इससे पहले भी चीन की ओर से कई बार भारत पर आरोप लगाया गया है कि वो अमेरिका के झांसे में आकर अपने पड़ोसी मुल्क से संबंध खराब कर रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी कैबिनेट में बड़ा फैसला, जम्मू कश्मीर के लिए राजभाषा बिल पास, कर्मयोगी योजना को दी मंजूरी। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। मोदी कैबिनेट ने आज बुधवार को हुई बैठक में कर्मयोगी योजना को मंजूरी दी है, तो वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के लिए राजभाषा बिल को पास कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई। इसमें कई मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए राजभाषा बिल पास कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ सरकार ने कर्मयोगी योजना को भी मंजूरी दे दी है। अब इस योजना के तहत अधिकारियों के तिल को बढ़ाया जाएगा। प्रकाश जावड़ेकर ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि पिछले हफ्ते सरकारी योजना में भर्ती के लिए अलग अलग टेस्ट को हटाकर एक टेस्ट का फैसला कैबिनेट ने लिया था और आज कैबिनेट ने कर्मयोगी योजना को मंजूरी दी है, जिसके मुताबिक आला अधिकारियों के काम को किस तरह से और अच्छा किया जाए और उनकी स्किल्स को और किया जाए, इस पर सरकार का जोर रहेगा। कर्मयोगी योजना के तहत अब सिविल सर्विस के लोगों को नई टेक्नोलॉजी पर ध्यान देना होगा, जिससे व्यक्तिगत से लेकर संस्थागत तौर पर विकास किया जाएगा। भर्ती होने के बाद विभिन्न कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए लगातार कार्यक्रम चलेगा, जिसका नाम कर्मयोगी योजना है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि 3 महत्वपूर्ण समझौते हुए। पहला जापान के साथ वस्त्र मंत्रालय का, खनन मंत्रालय का फिनलैंड के साथ और नवीन ऊर्जा मंत्रालय का डेनमार्क के साथ है।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चाइना के साथ बढ़ा तनाव, गृह मंत्रालय ने सेना को अलर्ट पर रहने का दिया आदेश। जी हां दोस्तों, एलएसी पर बढ़ते भारत चीन तनाव के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को अलर्ट जारी कर दिया है। गृह मंत्रालय ने भारत चीन, भारत नेपाल और भारत भूटान बॉर्डर पर सुरक्षा बलों को अलर्ट रहने का निर्देश दिए हैं। बॉर्डर पर आईटीबीपी और एसएसबी अलर्ट। गृह मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से खबर है कि इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस और सशस्त्र सीमा बल को अलर्ट किया गया है। उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और सिक्किम बॉर्डर पर आईटीबीपी को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। भारत नेपाल बॉर्डर पर भी सुरक्षा बल अलर्ट। इसके अलावा भारत नेपाल चीन ट्राई जंक्शन और उत्तराखंड के काला पानी में एसएसबी व आईटीबीपी की सतर्कता बढ़ा दी गई है। एसएसबी की कुछ कंपनियों को भारत नेपाल बॉर्डर पर भेजा गया है। इससे पहले ये कंपनियां जम्मू कश्मीर और दिल्ली में लगी हुई थी। गृह मंत्रालय की बैठक में हुआ फैसला। बता दें कि कल मंगलवार को गृह मंत्रालय की बॉर्डर मैनेजमेंट के सेक्रेटरी और आईटीबीपी व एसएसबी के अधिकारियों के साथ बैठक हुई थी। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक के बाद चीन, नेपाल, भूटान सहित दूसरी सीमाओं पर सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। चीन ने 31 अगस्त की रात को एक बार फिर से भारत की सीमा में घुसपैठ की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय जवानों ने उसे विफल कर दिया। हैरानी की बात यह है कि चीन की तरफ से यह हरकत उस वक्त हुई जब कमांडर स्तर की बातचीत चल रही थी। इसी बीच लद्दाख में एलएसी पर भारतीय सेना ने अपने टैंकों को महत्वपूर्ण इलाकों में तैनात किया। चुशुल और डेनचोक से चीन के हमले की आशंका के बाद ये तैनाती की गई है। चीन की सेना के टैंकों के आगे बढ़ने के बाद भारत ने ये तैनाती की है। वहीं पैंगोंग झील पर भारत की स्थिति मजबूत है। भारतीय सेना सभी संवेदनशील क्षेत्रों में आक्रामक रुख बनाए रखेगी। पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे यानी ब्लैक टॉप पर अब भारतीय सैनिक तैनात हैं। 29-30 अगस्त की रात चीन के सैनिक ब्लैक टॉप पर कब्जा करने की कोशिश में थे, लेकिन भारतीय सैनिकों ने पीछे खदेड़ दिया। ब्लैक टॉप पोस्ट पर पहले से ही मौजूद चीन के कैमरे और सर्विलांस सिस्टम को उखाड़ फेंका। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। चीनियों को खदेड़कर सेना ने पैंगोंग झील की सभी पहाड़ियों पर पूरी तरह से किया कब्जा। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के लद्दाख में स्थित पैंगोंग त्सो झील में हुई भारत और चीन की सेनाओं के बीच झड़प से दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है। 29-30 अगस्त की रात चीनी सैनिकों ने पैंगोंग झील के इलाके पर घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन भारतीय जवानों ने उन्हें खदेड़ दिया। सेना ने जुड़े सूत्रों के मुताबिक भारतीय सेना ने दक्षिण पैंगोंग झील के पास सभी पहाड़ियों को अपने कब्जे में ले लिया है। इनमें ब्लैक टॉप भी शामिल है। चीन की हरकतों के मद्देनजर भारत ने अपनी रणनीति में बदलाव भी किया है। अब भारत कूटनीतिक बातचीत के साथ एलएसी पर चीन के खिलाफ आक्रामक तेवर दिखाए जाएंगे। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक लद्दाख में चीन ने दोनों देशों के बीच बनी सहमति का पालन नहीं किया। चीन बातचीत की आड़ में उन विवादित इलाकों पर कब्जा चाहता है जहां नोमैंस लैंड बनाने पर सहमति बनी है, लेकिन भारत ने चीन की मंशा को भांपते हुए पहले ही अहम चोटियों पर अपनी स्थिति मजबूत करने की योजना बनाई। भारत के पलटवार से चीन बौखलाया हुआ है। चीन ने भारत को 1962 से भी ज्यादा तबाही की धमकी दी है। सरकारी सूत्रों ने बुधवार को न्यूज 18 को बताया कि चीन के साथ सीमा पर तनाव बढ़ रहा है। सूत्र ने बताया, हमने उनके स्थान में प्रवेश नहीं किया है, लेकिन हमारी पोस्ट पर चीनी सैनिक हावी है। स्थिति तनावपूर्ण है। सूत्र ने कहा, भारत पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सीमा सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। हमें उम्मीद है कि चीन अब शांतिपूर्ण सीमा समाधान के लिए पहल करेगा। सीमा पर तनाव के बीच भारत चीन की सेनाओं के ब्रिगेड कमांडर लेवल के अफसर आज लगातार तीसरे दिन बातचीत कर रहे हैं। ये मीटिंग चुशुल सेक्टर में एलएसी से 20 किलोमीटर दूर स्थित मोल्डो में हो रही है। इससे पहले भारत ने चीन से दो टूक कहा है कि वह अपने फ्रंटलाइन सैनिकों को काबू में रखें। उधर चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने 1962 का युद्ध याद दिलाते हुए धमकी दी है कि चीनी सेना से भारत अपनी रक्षा नहीं कर सकता। उधर पूर्वी लद्दाख में अतिक्रमण करने की ताज़ा कोशिश नाकाम रहने से चीन बुरी तरह बिलबिला उठा है। अब वह उल्टे भारत पर समझौते को उल्लंघन करने का आरोप मढ़ने लगा है। भारत में चीन के दूतावास ने अपने विदेश मंत्रालय का राग अलापते हुए कहा है कि भारतीय सैनिकों ने 31 अगस्त को वास्तविक नियंत्रण रेखा का अतिक्रमण कर लिया। चीनी दूतावास के प्रवक्ता ने कहा, भारतीय सैनिकों ने अतिक्रमण करने के बाद उकसावे की कार्रवाई की, जिससे सीमाई इलाकों में फिर से तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। उन्होंने कहा, भारत के इस कदम से चीन की क्षेत्रीय संप्रभुता का घोर उल्लंघन हुआ है। इसने दोनों देशों के बीच हुए संबंधित समझौतों, प्रोटोकॉल्स और महत्वपूर्ण सहमतियों की गंभीर अवहेलना की है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। युद्ध की नौबत आई तो चीन को चुकानी पड़ सकती है भारी कीमत। भारत को मिल सकता है अमेरिका जैसे शक्तिशाली देशों का समर्थन। जी हां दोस्तों, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन के बीच स्थिति सामान्य नहीं है। दोनों देशों के सैनिकों के बीच बीते कुछ समय से तनाव में काफी बढ़ गया है। झड़प की खबरें भी आती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किला से दिए अपने भाषण में बिना नाम लिए चीन को संदेश दे चुके हैं कि विस्तारवाद की उसकी नीति अब नहीं चलने वाली है। इतना
इतना ही नहीं, चीन ने भारत के साथ साथ अमेरिका जैसे ताकतवर देशों को भी अपना दुश्मन बना लिया है। दक्षिण चीन सागर में दोनों देशों के बीच गतिरोध साफ देखी जा सकती है। ऐसे में अगर चीन भारत के साथ युद्ध में जाने की कोशिश करता है तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। विस्तारवाद की नीति ने चीन को बनाया कई देशों का दुश्मन। चीन अपनी विस्तारवाद नीति के कारण अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया या फिर जापान जैसे देशों का दुश्मन बन गया है। ऐसी परिस्थिति में अगर युद्ध छेड़ता है तो इस बात की संभावना है कि भारत को इन देशों का समर्थन मिल सकता है। पीएम मोदी की नई विदेश नीति के कारण इन देशों के साथ भारत के हालिया संबंध प्रगाढ़ हुए हैं। 1962 से बदल चुके हैं हालात, आगे बढ़ चुका है भारत। चीन सैनिक और वहां के सत्तारूढ़ नेता अक्सर 1962 की लड़ाई का जिक्र करते हैं, लेकिन अब पड़ोसी देश को समझना होगा कि परिस्थिति काफी हद तक बदल चुकी है। भारत ने अपने रक्षा बजट पर भारी भरकम खर्च किए हैं। फ्रांस के साथ राफेल की डील हुई है तो इजराइल से भी बड़े पैमाने पर आधुनिक हथियार की खरीद की गई है। ऐसे रक्षा समझौते से भारतीय सेना को काफी बल मिला है। यही वजह है कि 2017 में डोकलाम में चीनी सेना को अपने कदम वापस खींचने पड़े थे। इतना ही नहीं, गलवान घाटी में भी भारतीय जवानों ने चीन के 40 से अधिक सैनिकों को मार गिराया। हालांकि इस झड़प में भारत के भी 20 सैनिक शहीद हुए थे। दक्षिणी पैंगोंग तट से भारतीय सेना ने पीएलए को खदेड़ा। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर 29 अगस्त की रात हुई चीनी सैनिकों की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करने के साथ ही भारतीय सेना ने पैंगोंग झील के दक्षिणी इलाकों को पूरी तरह से चीनी सेना से मुक्त करा लिया है। इसके साथ ही पैंगोंग झील क्षेत्र में तैनाती बढ़ा दी है। सेना से जुड़े सूत्रों के अनुसार अब दक्षिणी छोर वाला हिस्सा पूरी तरह से भारतीय सेना के नियंत्रण में है। सेना से जुड़े सूत्रों के अनुसार दक्षिणी हिस्सा फिंगर 5 और उसके आसपास तक के इलाके को कवर करता है, जहां कुछ स्थानों पर चीनी सेना की मौजूदगी थी। फिंगर 5 में ऊंचाई वाले स्थानों पर भी चीनी सैनिक डटे हुए थे, लेकिन ताजा झड़प के बाद भारतीय सेना ने न सिर्फ उसे आगे बढ़ने से रोका है बल्कि और पीछे ढकेल दिया है। भारत ऑस्ट्रेलिया जापान के साथ नाटो जैसा गठबंधन करना चाहता है। यूएस, संयुक्त राज्य अमेरिका भारत प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ अपने घनिष्ठ रक्षा संबंधों को औपचारिक रूप देना चाहता है। चीन के साथ मुकाबला करने के उद्देश्य से भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ उत्तर अटलांटिक संधि संगठन की तरह ही गठबंधन करना चाहता है। अमेरिका के उप सचिव स्टीफन बेजगान ने सोमवार को यह बात कही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी ट्रंप की जुगलबंदी का अमेरिका में फिर चल सकता है जादू, जाने क्या कहते हैं एक्सपर्ट। जी हां दोस्तों, अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। डेमोक्रेटिक पार्टी ने जहां राष्ट्रपति पद के लिए जो बिडेन और उपराष्ट्रपति पद के लिए कमला हैरिस को अपना आधिकारिक प्रत्याशी बनाया है, वहीं रिपब्लिकन ने एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति और माइक पेंस को उपराष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाया है। दोनों ही तरफ से प्रत्याशी खुद को मजबूत बता रहे हैं। कहा जा रहा है कि कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाया जाना डेमोक्रेट के हक में जा सकता है, लेकिन जानकार इस बारे में कुछ और ही राय रखते हैं। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के प्रोफेसर हर्ष वी पंत का कहना है कि अब से पहले कभी कमला ने खुद को भारतीय के तौर पर ना तो पेशी किया है और ना ही कभी इसका खुलासा ही किया। हालांकि भारतीय अमेरिकी समुदाय डेमोक्रेट को वोट देता रहा है, लेकिन बीते कुछ वर्षों के दौरान भारत अमेरिका के रिश्तों की बात करें तो इसमें मोदी ट्रंप की जुगलबंदी ने नए समीकरण तैयार किए हैं। इस दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के लिए काफी कुछ बेहतर किया है और रिश्तों को मजबूत किया है। दोनों ने ही एक दूसरे के यहां पर जाकर एक दूसरे की तारीफों के पुल बांधे हैं। पीएम मोदी ने चीन और पाकिस्तान पर ट्रंप के रुख की तारीफ की है। इसका असर ये हुआ कि डेमोक्रेट को वोट करने वाला भारतीय अमेरिकी समुदाय अब बढ़ चुका है। वह पीएम नरेंद्र मोदी की बदौलत काफी कुछ रिपब्लिकन को पसंद करने लगे हैं। प्रोफेसर पंत कमला हैरिस को मजबूत दावेदार नहीं मानते हैं। उनके मुताबिक वो केवल डेमोक्रेट्स के लिए एक मोहरा मात्र हैं, जिन्हें भारतीयों को रिझाने के लिए ही प्रत्याशी बनाया गया है। वहां पर रहने वाले भारतीय अमेरिकी पीएम मोदी से ज्यादा प्रभावित हैं, ना कि कमला हैरिस से। उनके मुताबिक दोनों देशों के बीच ट्रंप के बयानों की वजह से इस दौरान कुछ दिक्कतें भी रही हैं, लेकिन इसके उलट राष्ट्रपति ट्रंप ने कई मौकों पर भारतीयों और भारत के नेतृत्व की जमकर तारीफ की है। ट्रंप ने कई बार भारतीयों को अमेरिकी अर्थव्यवस्था में एक मजबूत हिस्सा बताया है। पंत का कहना है कि अमेरिका से भी जो खबरें आ रही हैं, उसमें भी भारतीय अमेरिकी समुदाय में टूट साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं। यही वजह है कि अब समीकरण बदल रहे हैं। हालांकि ओपिनियन पोल में वहां पर फिलहाल बिडेन आगे दिखाई दे रहे हैं। इसके बावजूद अभी चुनाव में 2 महीने से अधिक का समय बचा है, जिसमें ट्रंप अपनी वापसी कर सकते हैं। उनका यह भी कहना है कि पिछले चुनावों में ओपिनियन पोल के दौरान हिलेरी क्लिंटन को जीतते हुए बताया जा रहा था, लेकिन हुआ इसका उलट। 4 माह के अंदर दूसरी बार अश्वेत नागरिक पर पुलिस के अत्याचार के मुद्दे पर पंत मानते हैं कि मिडिल अमेरिका में ज्यादातर इस मुद्दे को कानून व्यवस्था का मुद्दा मानते हैं। इसका सीधा फायदा ट्रंप को हो सकता है। वो ये भी मानते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव में कौन बाजी मारेगा, ये कहना काफी अभी जल्दबाजी होगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दक्षिण और उत्तर पश्चिमी भारत के लोगों को मिलेगी गर्मी से राहत। अगले 2 दिनों में हो सकती है मूसलाधार बारिश।
जी हां दोस्तों, सितंबर महीने की उमस भरी गर्मी से भारत के कई हिस्सों में लोगों को राहत मिल सकती है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार प्रायद्वीपीय भारत के कई हिस्सों, देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, असम और मेघालय सहित उत्तर पूर्व में एक हिस्से में बुधवार को भारी वर्षा दर्ज की जा सकती है। पाकिस्तान और आसपास के पश्चिमी राजस्थान में एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। मानसून ट्रफ का पश्चिमी छोर कम दबाव की रेखा यानी सामान्य स्थिति में है। पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक और पूर्वी छोर हिमालय की तलहटी के करीब तक मानसून का दबाव सामान्य है। मौसम विभाग ने बुधवार को पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा, बिहार, तटीय आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, झारखंड, छत्तीसगढ़, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ व्यापक और भारी बारिश की आशंका जताई है। उत्तर पश्चिमी भारत और पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र, पंजाब और हरियाणा और दिल्ली में बुधवार और गुरुवार को निचले स्तर की गरज वाली हवाओं और बिजली के साथ व्यापक बारिश की संभावना भी जताई गई है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत।